हाँ जी। अब जरा इसमें देखें, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, तो पहले तो मुझे बता दीजिए मायोपिया में होता क्या है। पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखाई देता, मतलब इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का दिख रहा है, शॉर्ट का दिख रहा है और दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद जो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है उसका मतलब उसमें होता क्या है कि जब हम देखते हैं ना, दूर का हम देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल आई की अगर बात करें तो नॉर्मल आई को नज़दीक में 25 सेंटीमीटर वाला कंफर्टेबली दिखाई देता है। अब दिख तो जाएगा, थोड़ा और नज़दीक लेकर आएंगे वो भी दिख जाएगा, लेकिन सर में दर्द होने लगता है, थोड़ी देर में फोकस करने में दिक्कत होती है। तो 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट मतलब जिसको आप नज़दीक से आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर तक भी अगर कोई चीज़ है तो आप उसको देख सकते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस, जैसे कि सूरज हो गया, चांद हो गया, तो ये बहुत दूर तक है, तो इनको आप देख सकते हैं। तो जब ना फार पॉइंट बिगड़ जाता है, फार पॉइंट बिगड़ जाता, पास का तो दिख रहा है, फार पॉइंट बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब इन्फिनिटी से कम हो गया। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि पास का तो दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम दूर वाले को देखना चाहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस जो मायोपिया है, मायोपिया में मुझे पास का तो देखना ही नहीं है ना, पास की तो टेंशन ही नहीं है, पास का तो दिख रहा है, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं दूर का देखना चाह रहा हूँ। तो दूर में रखा है ऑब्जेक्ट, हम उसको देखना चाह रहे हैं। दूर रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। वो कहाँ रखा है, दूर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा, हमने लाइट वाले चैप्टर में करा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर अ मायोपिक आई। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो मायोपिक पर्सन को, जिसको मायोपिया हो रखा है, उसको 80 सेंटीमीटर तक का बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई देता है। तो हम क्या चाहेंगे, या जो हम चश्मा पहनेंगे वो चश्मा क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ हो इन्फिनिटी पर और मैं उसकी इमेज जो है वो 80 सेंटीमीटर पर बना दूँ। और 80 सेंटीमीटर पर अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो हम उसको देख पाएंगे, जो भी पर्सन है वो उसको देख पाएगा। तो होता क्या है, हमने ऐसे चश्मा पहन लिया, ऐसे चश्मा पहन रखा है, तो ऑब्जेक्ट भी उधर ही रखा हुआ है। ठीक है, और इमेज भी हम चाहते हैं कि हमें चश्मे के आगे ही दिखाई दे। ठीक है ना, पीछे दिखाई देगी तो कैसे देखेंगे, है ना। तो हम चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट भी आगे ही रहे, ऑब्जेक्ट तो आगे रहता ही है, कि इमेज भी आगे ही रहे। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ये मानते हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड में रखिए, तो हम ये चाहेंगे कि इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बने। तो अगर लेफ्ट साइड में बनेगी तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही लिया जाएगा। तो v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर ए फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ये हमेशा ही होता है ऐसा। हम इन्फिनिटी वाला देखना चाहते हैं ना, हम देखना चाहते हैं इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, लेकिन हमें तो दिखाई 80 सेंटीमीटर तक का ही देता है। तो चश्मा क्या करता है, चश्मा इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज उठाकर 80 सेंटीमीटर पर बना देगा। तो हमें कहेंगे अरे वाह, हमें दिखाई दे गया। ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर ही रखा हुआ है, लेकिन उसकी इमेज को हम चश्मा लगाकर हम उसकी इमेज को देखते हैं, बस ये है। समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब मेरे को ये बता दीजिए, कोई भी बच्चा बता दो कि भाई कौन सा लेंस यूज़ करते हैं मायोपिया, कॉनकेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर एफ लिखेंगे, एफ मेरे को निकालना है। और जब कॉनकेव लेंस होता है तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि एफ शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। एफ अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो भाई हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। समझ गए। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि यू और वी दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, चाहे फिर वो मायोपिया हो चाहे फिर वो हाइपरमेट्रोपिया हो, दोनों ही केस में यू और वी दोनों नेगेटिव ही आने वाले हैं। एफ यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉनकेव होता है। तो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो पहले तो लेंस फार्मूला लगा दो।
ठीक, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/f हो गया -1/80 प्लस 1/इंफिनिटी। भाई 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, याद रखिएगा, 1/इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी नंबर है ना, उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, तो इन्फिनिटी/1 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, 0/1 इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी, 0/1 इज 0, इसलिए 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया 0, 1/f इज इक्वल टू, और इसको सीधा सीधा याद रखना कि 1/0 इन्फिनिटी होता है तो 1/इंफिनिटी 0 होगा, बस ऐसे याद रखिएगा, करने मत बैठ जाना, टाइम खराब होगा पेपर में। 1/f इज इक्वल टू -1/80, तो f इज इक्वल टू हो गया -80 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी कभी हमको किसी भी लेंस की पावर निकालनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, फोकल लेंथ चाहिए होता है मीटर में। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करा जाएगा, -8/10 मीटर, ये हो गया। तो पावर क्या होती है, पावर होती है भाई 1/f, तो -10/8, 8 1 जा 8 1 जा 8, 10 - 8 इज 2, 2 0 20, 8 2 जा 16, 20 - 16 इज 4, 4 0 40, 8 5 जा 40, तो पावर हो गई -1.25 डायोप्टर, ठीक है। और वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि नेचर, नेचर क्या लिखेंगे बता दो जरा। नहीं, हाँ, नेचर ऑफ द लेंस इज डाइवर्जिंग, ठीक है। वो ये पूछें कि कौन सा लेंस है, तब तो आप लिखेंगे कॉनकेव है, ठीक है, लेकिन नेचर पूछ रहे हैं तो आप उसका नेचर लिखेंगे, डाइवर्जिंग। कॉनकेव का डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं समझा नहीं, -8/10 को 0.8 कर देते तो भी कोई बात नहीं, जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0.8 10/8 ही बनेगा, तब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ये तो कर लोगे, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज जो है ना वो रेटिना के पीछे बनने लगती है, क्योंकि ये होती है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें धीरे धीरे जो आँख के अंदर लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, नेचुरल लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो धीरे धीरे ना स्लो पड़ जाती है, धीरे हो जाती है, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ज करता है। अब जब वो धीरे धीरे कन्वर्ज करेगा तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे, ठीक है। और जो मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है कि वो कन्वर्जिंग पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो वो पहले बनाने लगता है इमेज को, ठीक है। तो कैटरेक्ट का सर्जरी करानी पड़ती है, और अगर उसको डिले करा जाता है सर्जरी को तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, फिर अंधा भी हो जाता है आदमी, ठीक है। कैटरेक्ट में क्या होता है ना कि एक मतलब मसल्स का, बहुत बारीक मसल्स का एक मेम्ब्रेन बन जाता है प्यूपिल के आगे, उसको हटाना होता है, बस ये प्रोटीन का होता है, ठीक है ना, वो उसको हटाना होता है। क्या कह रहे हो, हाँ एडवांस ये एक बार करा दूँ फिर वो भी बताता हूँ। मैंने नोट्स तो बनवाए थे ना, वैसे नोट्स तो बनवाए थे, लिखा तो होगा, अभी समझा देता हूँ, बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है।
पहले एक क्वेश्चन नोट करें, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. Full stop. What is the power of the lens required what is the power of the lens required to correct this defect? Question mark. Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. हाँ जी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमें लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। तो हम पास का देखना चाह रहे हैं, तो पास का देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि इसमें u की वैल्यू ली जाएगी -25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देना फॉर अ हाइपर मेट्रोपिक आई, फॉर अ हाइपर मेट्रोपिक आई u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो u -25 सेंटीमीटर है। अब क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है ना, वो बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है नियर पॉइंट। मतलब हम 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको ना उसको दूर रखना पड़ रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हम क्या चाहते हैं, अब नियर पॉइंट को तो ठीक नहीं करा जा सकता, तो हम क्या चाहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को तो रखें पास में, लेकिन उसकी इमेज दूर बन जाए। कहाँ बन जाए, हमारे बिगड़े हुए नियर पॉइंट पर। ठीक है ना, और हमारा बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर है। तो हम ये चाहेंगे कि उसकी इमेज 1 मीटर पर बन जाए। तो -1 मीटर है ना, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो -100 सेंटीमीटर हो गया। By using lens formula, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/f is equal to 1/-100 minus 1/-25, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1/100 प्लस 1/25। तो -1 आ गया ऊपर, प्लस 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4,
ये तो आ गया 100/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया। और अब अगर पावर निकालना है 1/f, लेकिन जो फोकल लेंथ है दैट शुड बी इन मीटर, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करके। तो f इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर, p इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 3 डायोप्टर। ठीक है, और फोकल लेंथ यहाँ पर हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये 3 डायोप्टर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद में जरा देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट था एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये समझाता हूँ। ये नोट कर लिया, बता दूँ? तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि इधर अर्थ का एक कॉर्नर ले लिया इधर, अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो इनको हम लिख देंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिएगा होता क्या है कि यहाँ पर अब अर्थ का ये सरफेस है, तो यहाँ पर इस तरफ कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसको बोल देंगे हॉराइजन। हॉराइजन वो जगह है जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, और इसका जो एग्जांपल है ना, वो हमेशा समंदर का ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि समंदर वाला जो एरिया है, अगर हम समंदर के किनारे खड़े हुए हैं तो हम बहुत दूर तक, जहाँ तक चाहें वहाँ तक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक पानी या बीच में कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा ग्राउंड देखें, तो शायद कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, तो शायद वहाँ पर इतना बड़ा एरिया एक साथ देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर पेड़ पौधा वगैरह कोई नहीं है। ठीक है ना, वो पूरा मैदान ही है, ये बताते हैं। तो वो जो मैदान है, उस मैदान में लास्ट तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक देखें, तो वहाँ पर बिल्कुल आखिरी कोने पर ऐसा लगेगा कि आसमान जो है वो ज़मीन से मिल रहा है। ठीक है, और यही चीज़ समंदर के केस में भी होती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोने तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, हम दूरबीन लेकर भी देख लें तब भी हमको ये दिखाई देता है कि आसमान जो है वो समंदर से मिल रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि कई लोग ये कंसेप्ट भी बताते हैं कि भाई अर्थ जो है वो स्फेरिकल है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही होराइजन का कंसेप्ट आता है तो वो वहाँ पर उनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल ही है। उसका रीज़न ये है कि जब हम दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, तो अर्थ, अगर हम पास की बात करें तो पास में तो हमको सब कुछ मैदान मैदान ही दिखाई देगा, हमको सब कुछ फ्लैट ही नज़र आएगा। लेकिन जब हम दूर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आगे ना कर्व ले रही है, अर्थ जो है वो आगे कर्व ले रही है। तो कर्व ले रही है, तो कर्व के उस तरफ अगर नीचे की तरफ सूरज है तो वो दिखाई नहीं देगा हमें। लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट चारों दिशाओं में फैलती है, हर दिशा में फैलती है। तो आप ये मानिए कि हॉराइजन से थोड़ा सा नीचे ऐसा यहाँ पर है, हॉराइजन से थोड़ा सा नीचे है। तो होता क्या है कि क्योंकि अर्थ के आसपास जो है, हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, तो हम अगर अपने से थोड़े ऊंचाई पर भी बोले ना, हम 10 फुट ऊपर या 15 फुट ऊपर, तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ, ये हमारे से 10-15 फुट ऊपर जो है ये भी एक एटमॉस्फेयर है। तो हमारे आसपास वाला जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर गैसेस बहुत सारी हैं,
पॉल्यूटिंग गैसेस भी हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, ज़्यादा गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में तो डेंसर है, एटमॉस्फेयर डेंसर है। थोड़ा सा ऊपर चलो तो गैसेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पर रेयरर है। थोड़ा और ऊपर चलो, थोड़ा और रेयरर है। दिवाली के बाद पटाखे वटाखे बहुत सारे फोड़े जाते हैं, ठीक है। उधर वो जो पराली वगैरह जलाते हैं उससे भी बहुत धुआं हो जाता है, तो वो सारा धुआं जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो सभी लोग ये कहते हैं भाई हो गया जितना दिल्ली एनसीआर में रहना था, चलो जी पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तो पहाड़ों की तरफ जाने की बात क्यों करते हैं? हर परिवार में ये बात होती है, दीपावली के बाद ही होती है कि चलो जी पहाड़ों पर चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं भाई? सांस ही नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से सबको सोचते हैं भाई पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तो पहाड़ों पर जाकर ऐसा क्या हो जाता है? हरियाली तो यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। हाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। रीज़न ये है कि आप धीरे 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 ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, हाइट पर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर रेयरर होता चला जाएगा। रेयरर का मतलब है कि वहाँ पर हार्मफुल गैसेस भी कम होगी, तो हार्मफुल गैसेस कंडेंस होती है, नीचे दबती हैं। तो ये जो सारी कहानी बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होती हैं और अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग तरह से लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती हैं। तो मैंने ये कहा ये सन है, ये हॉराइजन के नीचे छुपा हुआ है, हॉराइजन के नीचे छुपा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रेज आती हैं बहुत सारी। तो हमको डायरेक्टली सन दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अगर हम एक सीधा पाइप ले लें और उसमें से ऐसे आंख लगाकर देखने लगे तो हमको सामने रखी हुई चीज़ दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर वही पाइप थोड़ा सा मुड़ जाए तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो स्ट्रेट होती है। लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट होती है। तो यहाँ से लाइट रेज आई और ऐसे रिफ्रैक्ट होते 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 यहाँ तक पहुँची। ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर मतलब हम या आप, कोई भी खड़े हुए आप देख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम इन लाइट रेज को, जब हमारी आंख जो है लाइट रेज को फॉलो करना शुरू करती है तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में जाती है और उसके बाद ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है। क्योंकि हम कैसे भी करके ऐसे छुपा हुआ चांद गए, वो छुपा हुआ है, वो अर्थ के उधर दिखाई दे रहा है मेरे को छुपा हुआ, वो नहीं देख सकते हम, हमें तो स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। तो स्ट्रेट लाइन जब यहाँ पर दिखाई देती है तो इसके आसपास काफ़ी सारा एटमॉस्फेयर जो है, वाटर वगैरह है या अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर पर ये सन का रिफ्रैक्शन हो जाता है और रिफ्रैक्शन होता है तो हमें सन की इमेज दिखने लगती है यहाँ पर। और ये सनराइज से 2 मिनट पहले दिखने लग जाती है। 2 मिनट बाद क्या होता है? सनराइज, उस टाइम जब सनराइज होती है तो सनराइज से 2 मिनट पहले हमको सन दिखना शुरू हो जाता है। रेड कलर का होता है, क्यों? क्योंकि रेड कलर की जो स्पीड है, जो वेवलेंथ है, वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। क्योंकि सारे कलर दौड़ लगा रहे हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में सारे कलर दौड़ लगा रहे हैं और हमारी आंखों तक पहुंचना चाह रहे हैं। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट, इंडिगो, सारे के सारे ये सब दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचेगा? रेड पहुंचेगा। ठीक 2 मिनट बाद बाकी के कलर्स भी पहुंचना शुरू करते हैं, ठीक है। और उस 2 मिनट बाद ये सन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो वो जब बाकी के कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं और सन भी यहाँ पर पहुंच जाता है तो 2 मिनट बाद सन मुझे लाल नहीं दिखाई देता, सफ़ेद दिखने लगता है फिर, ठीक है ना, फिर वाइट दिखने लगता है। और यही काम जो है ये सनसेट के टाइम पर भी होता है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो जाए, तो डायग्राम बनाना मत भूलना। दूसरा एक चीज़ ये जरूर लिखेंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। कहानी आप लिख दें, 4 लाइन की 5 लाइन की कहानी लिख दें वो ठीक है, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखकर उसे अंडरलाइन करना ना भूलें। ये पॉइंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज दिखाई देती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं।